नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र में प्रकरण नंबर 7 भारत स्थान सीमा विस्तार और भूपृष्ठ की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं गुजरात के बारे में, तो उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, तो गुजरात का स्थान सीमा विस्तार और भूपृष्ठ के बारे में पढ़ा था। तो अब हमें जो है वो भारत के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, पहले कि आपको ये बता दूं कि भारत क्या है। भारत जो है वो देश है। वो कहाँ आया है, तो एशिया महाद्वीप में आया हुआ है, जो आप इस नक्शे में देख सकते हो। केसरी कलर का दिखाई देगा आपको। यहाँ दिए गए नक्शे में से भारत संबंधित जानकारी निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो या भरना है। तो जैसा कि भारत कहाँ स्थित है, तो 8.4 अंश उत्तर अक्षांश से लेकर के 37.6 अंश उत्तर अक्षांश तक और 68.7 अंश पूर्व देशांतर से लेकर के 97.25 अंश पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। तो बच्चों, ये क्या है, ये भारत का स्थान है। तो एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान, तो फिर जो आपने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा, तो 8.4 अंश उत्तर अक्षांश से लेकर 37.6 अंश उत्तर अक्षांश तक और 68.7 अंश पूर्व देशांतर से लेकर 97.25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। अब इसकी सीमा हमें पढ़ना है। तो भारत के पूर्व में कौन सी सीमा है, तो बच्चों आप लोग देख सकते हो भारत के पूर्व में क्या आई हुई है, तो बंगाल की खाड़ी आई हुई है। उसके बाद पश्चिम में खाली जगह आया हुआ है। पश्चिम में आप देख सकते हो क्या आया हुआ है, तो अरब सागर आया हुआ है। उत्तर में, तो उत्तर में जो है वो हिमालय की गिरिमाला या पर्वतमाला आई हुई है, जो बहुत प्रख्यात है विश्व भर में। दक्षिण में भी आप देख सकते हो क्या आया हुआ है, तो हिंद महासागर आया हुआ है। और वायव्य में क्या आया हुआ है, तो बच्चों वायव्य में जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है, जो भारत के ऊपर आप ग्रीन कलर में देख सकते हो। उसके बाद उसके विस्तार के बारे में आपको पढ़ना है। ये किसका नक्शा है, ये भारत का राजनीतिक नक्शा है, आप ध्यान से देख सकते हो। अब उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग कितनी है, 3214 किमी है। जबकि पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में द्वारका तक की पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी है, तो 2933 किमी है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिससे विस्तार की दृष्टि से दुनिया के देशों में भारत का 7वां स्थान है। भारत का आकार उत्तर में सकरा, मध्य में चौड़ा और दक्षिण में सकरा होता जाता है। भारत के कुल 28 राज्य, एक राजधानी क्षेत्र दिल्ली और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो बच्चों आप लोग ये नक्शे में देख सकते हो, भारत जो है वो उत्तर में कैसा है, सकरा, और मध्य में चौड़ा है, फिर जाकर दक्षिण में जो है वो सकरा हो गया है। अब भारत में इधर आपको एक प्रवृत्ति करनी है कि भारत के राज्यों और राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची तालिका के रूप में बनाई है, और भारत के जिन राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है, उन राज्यों के आपको नाम लिखना है। तो भारत में कर्क रेखा बच्चों कहाँ से गुजरती है, तो आप इस नक्शे में देख सकते हो। तो कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में से क्या गुजरती है, कर्क वृत्त। उसके बाद हम भूपृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। तो जमीन की ऊपरी सतह को भूपृष्ठ कहते हैं। भारत का भूपृष्ठ एक प्रकार का नहीं है। उसके कई भागों में ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो कई भागों में विशाल समतल उपजाऊ मैदान है, कई भागों में वीरान रेगिस्तान है,
तदुपरांत कई भागों में समुद्री तट तथा कहीं पठारी प्रदेश आए हुए हैं। इस तरह भूपृष्ठ की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों 5 भागों में। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदानी प्रदेश, मध्य और दक्षिण का भारत का पठारी प्रदेश, समुद्र तटीय संकरे मैदानों के प्रदेश और द्वीप समूह। अब एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है बल्कि 3 पर्वतों की श्रृंखला है, उसे हिमालय की पर्वतमाला कहते हैं, जो विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के 2 हिस्से हैं, एक हिमालय की पर्वतमाला, दूसरा हिमालय के पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। चीन के ओर की पर्वतमाला महाहिमालय और बीच का मध्य हिमालय और भारत की ओर की पर्वतमाला को शिवालिक की टेकरियों के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों जो चीन की ओर पर्वतमाला है वो किस नाम से जानी जाती है? तो महाहिमालय। बीच की जो है वो किसके नाम से जानी जाती है? बीच। मध्य हिमालय और जो भारत की ओर है उसे शिवालिक की टेकरी के नाम से जानते हैं। अब हिमालय की पर्वतमाला, तो भारत का माउंट गोंडविन ऑस्टिन केटू शिखर 8,1611 मीटर ऊंचा है, जो काराकोरम की पर्वतमाला में है। हिमालय का नेपाल में आया हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। इसके उपरांत भारत के हिस्से की पर्वतमाला में कंचनजंगा, नंदा देवी, बद्रीनाथ जैसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं और सबकी ऊंचाई दी गई है। कंचनजंगा कितनी है? 8,598, नंदा देवी 7,817 और बद्रीनाथ जो है 7,138 मीटर है। अब हिमालय के पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय के पूर्व में आए हुए इस प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा पर्वतीय है। यहाँ पतकोई और लुसाई की पर्वतमालाएं तथा दक्षिण भाग में पूर्व पश्चिम फैली हुई गारो, खासी और जयंतिका और नागा की पर्वतमालाएं आई हुई हैं। ये पर्वतमालाएं ज़्यादा ऊंची नहीं हैं। अब उत्तर का मैदानी प्रदेश, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में आए हुए भारत की रचना हिमालय में से निकलने वाली बड़ी नदियों तथा उनसे मिलने वाली नदियों के कांप की मिट्टी से हुई है। यहाँ मैदानों का प्रदेश उत्तर भारत के अधिकतर विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए यह उत्तर के मैदानी प्रदेश के नाम से कहलाता है। इस मैदानी प्रदेश की गिनती दुनिया के नदियों द्वारा बनाए गए बड़े मैदानों में होती है। नदियों का समतलीय मैदानी प्रदेश भारत का सबसे समृद्ध और घनी जनसंख्या वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या है? तो यहाँ की ज़मीन जो है वो फलद्रुप अधिक है। अब इसके बाद तुमको यहाँ पर इस नक्शे के आधार पर तुमको ये खाली जगह भरनी है। तो बच्चों नक्शे की मदद से हिमालय में से निकलती नदियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो हिमालय में से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी आपको दिखाई देंगी बच्चों? तो सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंडक, घाघरा, सिंधु, कोसी इत्यादि जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? तो हिमालय में से निकलती हैं। अब बच्चों भारत के प्रमुख सरोवर, तो यहाँ पर जो भारत के सरोवर है इसमें 2 प्रकार के सरोवर आपको देखने को मिलेंगे, एक खारे पानी का, एक मीठे पानी का। तो खारे पानी का सरोवर कौन कौन सा है? तो चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, सांभर। और मीठे पानी का सरोवर जो है दल और उलर है। दल और उलर आप देख सकते हो कहाँ आया हुआ है? जम्मू कश्मीर में आया हुआ है। अब उसके बाद मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश, तो नदियों के समतलीय मैदानों के प्रदेश के दक्षिण में मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश आया हुआ है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। दक्षिण भारत का यह भूमि भाग सकरा और दोनों तरफ विशाल जलराशि वाला है, इसलिए यह पठारी प्रदेश द्वीपकल्प कहलाता है।
यह प्रदेश बहुत पुराना और सख्त चट्टानों का बना हुआ है। इस पठारी प्रदेश के बीच नर्मदा और सोन नदी की घाटी आई हुई है। इससे उसके दो भाग पड़ते हैं। उत्तर का भाग मालवा का उच्च प्रदेश और दक्षिण का भाग दक्कन का उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस पठारी प्रदेश की जमीन मैदानी प्रदेश जितनी उपजाऊ नहीं है, फिर भी काली है, अतः अधिकतर क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है और यह पठारी प्रदेश भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। अब आपको बच्चों यहाँ पर एक प्रवृत्ति करनी है जिसमें आपको पठारी प्रदेश में आए हुए गिरि केंद्र और प्रमुख शहर कौन कौन से। तो बच्चों गिरि केंद्र में कौन कौन सा आएगा, तो दक्कन के उच्च प्रदेश में उटाकामंड जिसे ऊटी कहते हैं वो महाबलेश्वर, माथेरान और पंचगिनी जैसे गिरि केंद्र हैं। और जबकि बेंगलोर, पुणे, मैसूर, हैदराबाद जैसे मुख्य शहर आए हुए हैं। अब आपको बच्चों समुद्र तटीय संकरे मैदान के बारे में पढ़ना है। तो भारत के 3 और समुद्र तट आया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं यह समुद्र तट लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा है। समुद्र तट पर संकरे मैदान आए हुए हैं। इन मैदानों के एक ओर समुद्र है तो दूसरी ओर दक्षिण का उच्च पठारी प्रदेश है। भारत के पूर्व तट पर आया हुआ मैदान पूर्व तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। समुद्र तट मत्स्य उद्योग के लिए विख्यात है। इन मैदानों के समुद्र तट पर चेन्नई, पौंडुचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर आए हुए हैं जो भारत में प्रसिद्ध बंदरगाह हैं। भारत के पश्चिम तट पर आया हुआ मैदान पश्चिम तटीय मैदान कहलाता है। यह मैदान पूर्व तटीय मैदान से सकरा है। इस मैदान के कुछ भाग काली मिट्टी का और कुछ भाग काप की उपजाऊ मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है। पश्चिम तटीय मैदान परिवहन और मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है। इस मैदान में कंडला, मुंबई, मैंगलोर, कालीकट और तिरुवनंतपुरम आदि समुद्र तट पर आए हुए बड़े बंदरगाह और प्रख्यात शहर हैं। अब आपको टापू के बारे में पढ़ना है जिसे द्वीप भी कहते हैं। तो चारों ओर पानी से घिरा हुआ भूभाग टापू या द्वीप कहलाता है। भारत के पश्चिम की ओर के अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय के टापू द्वीप हैं। इसका प्रशासनिक केंद्र कैरवर्ती है। भारत के पूर्व की ओर के बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार टापू द्वीप आए हुए हैं जिनका प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर है। अब जो है वो रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है। तो अरावली की पर्वतमाला के पश्चिम में आए हुए राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है। उसकी ज़मीन रेतीली है। रेगिस्तान की जलवायु सूखी और विषम है। ज़्यादातर यहाँ वर्षा बहुत कम ही कितनी होती है, तो 20 सेमी से कम होती है। अतः इस प्रदेश का अधिक हिस्सा सूखा और वीरान है। पानी की तकलीफ, जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं की निरंतर कमी के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ खजूर के पेड़ और ऊँटों का कारवां देखने को मिलता है। राजस्थान के उत्तर में रेगिस्तान में सतलज नदी में से निकली इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के कारण रेगिस्तान का उत्तरी हिस्सा हरा भरा बना है और वहां कृषि का विकास भी काफ़ी प्रमाण में हुआ है। अब कच्छ का रेगिस्तान राजस्थान के रेगिस्तान से भिन्न है। गुजरात में आया हुआ कच्छ का रेगिस्तान एक विशाल क्षारीय प्रदेश है। यह रेगिस्तान बड़े रेगिस्तान और छोटे रेगिस्तान ऐसे 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर पृथ्वी में मानो श्वेत चादर ओढ़ ली हो ऐसा संपूर्ण क्षेत्र दिखता है। विश्व में इस प्रकार का रेगिस्तान सिर्फ कच्छ में ही दिखता है। अब यहाँ पर स्वाध्याय है। स्वाध्याय आपको अपने मन से जो है वो घर काम में लिखना है।